स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे डेली क्विज के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से है। सिटीज़ को आपको करेक्टली वे में पेयर करना है उनसे रिलेटेड जो कंट्री है उसके साथ में। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट सिटी है न्यू संतारा। न्यू संतारा जो सिटी है वो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर है उसके इनोग्रेशन की वजह से। आप देखिए कि इंडोनेशिया का जो न्यू कैपिटल है वो आपको न्यू संतारा है वही देखने के लिए मिलेगा। इंडोनेशिया का जो प्रेजेंट कैपिटल है वो जकार्ता नाम का जो सिटी है। इंडोनेशिया जो कंट्री है डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स के ऊपर सिचुएटेड है। और आप देखिए कि इंडोनेशिया का जो प्रेजेंट कैपिटल जकार्ता है वो आपको जावा आइलैंड के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। और जो न्यू संतारा न्यू कैपिटल जिसको जल्द ही इनोग्रेट किया जाएगा वो आपको जो बोर्नियो आइलैंड है उसके ऊपर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो पोल्यूशन है वो भी एक मेन रीजन है। प्रॉपर वे में बेटर वे में जो प्लांट सिटी है उसको यहाँ पे न्यू कैपिटल के रूप से चूज किया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें गेलेपू नाम का जो सिटी है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि दिसंबर के मंथ के दौरान में जो गेलेपू नाम का जो सिटी प्रोजेक्ट है वो न्यूज़ के अंदर में था। भूटान के द्वारा इस सिटी प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया गया था दिसंबर मंथ के दौरान में। गेलेपू को पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, भूटान का जो एरिया इंडिया के साथ में शेयर होता है उसी एरिया के अंदर ये जो गेलेपू सिटी है भूटान के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि जो सेकंड पेयर है वो करेक्टली वे में यहाँ पे नहीं मैच है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और भूटान का जो बॉर्डर एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया और भूटान का कितना बॉर्डर है वो शेयर होता है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना कि कितना किलोमीटर का जो एरिया है वो शेयर किया जाता है इंडिया और भूटान के द्वारा। क्योंकि आप देखिए कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर है। 4096 किलोमीटर का जो एरिया है इंडिया और बांग्लादेश का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो भूटान का कितना है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। स्टूडेंट्स, अगर हम भूटान के साथ में जो एरिया शेयर करने वाले जो स्टेट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, तो आप देखिए कि इंडिया का जो सिक्किम स्टेट है, सिक्किम के द्वारा अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है भूटान के साथ में। सिक्किम के अलावा स्टूडेंट्स आपको जो वेस्ट बंगाल स्टेट है उसके द्वारा भी अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है भूटान के साथ में। और आप देखिए कि दो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, वैसे तो सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है, दो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसके अंदर एक आसाम है। आसाम के अलावा आप देखिए कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसके द्वारा भी अपना एरिया है वो भूटान के साथ में शेयर किया जाता है। वेस्ट बंगाल का जो एरिया भूटान के साथ में अपना एरिया शेयर करता है, तो आप देखिए कि उस एरिया को दोवार के नाम से भी जाना करते हैं, जो टी प्लांटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दोवार का जो एरिया है, ये दोवार का जो एरिया है ये भी काफ़ी बार आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जो टी प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनका जो सिचुएशन है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें चिटगांव के बारे में है, ढाका के बाद में आप देखिए कि बांग्लादेश का जो सेकंड नंबर का जो सिटी है वो आपको चिटगांव देखने के लिए मिलता है। चिटगांव कम्प्लीटली जो सदर्न पार्ट है, सदर्न ईस्टर्न पार्ट है बांग्लादेश का, वहाँ पे सिचुएटेड है। एक इम्पोर्टेंट पोर्ट भी है स्टूडेंट्स चिटगांव। और हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके अंदर 1930 का जो समय है जब मास्टर सूर्य सेन के लीडरशिप के अंदर में चिटगांव के एरिया के अंदर में आप देखिए कि जो रिवोल्ट है उसको कैरी किया गया था। कुछ समय के लिए जो चिटगांव का जो सिटी है वो ब्रिटिश अथॉरिटीज से इंडिपेंडेंस है उसको अचीव करता है 1930s के ही समय में। तो स्टूडेंट्स, ओनली न्यू संतारा नाम का जो सिटी है उसको करेक्टली वे में पेयर किया गया इंडोनेशिया के साथ में। तो ए आपको यहाँ पे जो आंसर है वो देखने के लिए मिलेगा। ओनली वन पेयर है जो करेक्टली वे में मैच है। होमवर्क है उसको जरूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में कि इंडिया और भूटान का कितना बॉर्डर है जो एक दूसरे के साथ में शेयर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, वानाक्राई है, पेटिया है, और आप देखिए कि स्टक्स नेट है। तो बेसिकली आप देखिए कि ये जो टर्म है वो आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये किस सेक्टर के पर्सपेक्टिव से है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। स्टूडेंट्स, वानाक्राई एंड पेटिया नाम के जो रैंसमवेयर का जो प्रैक्टिस है वो आपको 2017-18 के समय न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि जो स्टक्स नेट है ये आपको 2010 के समय में ये जो रैंसमवेयर का जो प्रैक्टिस है उसको किया गया था। तो ये बेसिकली साइबर फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से है। अगर हम बात करें इसको यहाँ पे क्विज के अंदर क्यों मेंशन किया गया, आज का जो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है उसी के एडिटोरियल के अंदर में इनके पर्सपेक्टिव से मेंशन था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको किस तरीके से यूज करना है और साइबर फ्रॉड को किस तरीके से रोकना है।
आप देखिए कि साइबर फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से जब भी डिस्कस किया जाता है तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर में एक तो आप देखिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके थ्रू साइबर फ्रॉड को डील किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। इसके अलावा आपको जो सर्ट IN का जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है इंडिया का, तो सर्ट IN का जो टीम है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। इनके द्वारा भी ये किसी भी तरीके का जो साइबर फ्रॉड है उसको रोकने के अंदर वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें साइबर फ्रॉड या डिजिटल जो कनेक्टिविटी है उसी के पर्सपेक्टिव से, तो किसी भी तरीके का जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग में एक कन्वेंशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। उस कन्वेंशन को हम जाना करते हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से। क्या इंडिया के द्वारा बुडापेस्ट कन्वेंशन को ज्वाइन किया गया है स्टूडेंट्स? तो इंडिया के द्वारा आप देखिए कि जो साइबर क्राइम है उसके पर्सपेक्टिव से इस कन्वेंशन को नहीं ज्वाइन किया गया। उसके बिहाइंड के रीजन्स ये हैं कि आप देखिए कि इस कन्वेंशन के अंदर में आपको इस तरीके के प्रोविजंस देखने के लिए मिलेंगे कि आपका जो डिजिटल डाटाज है उसको आपको शेयर करना होगा जो बिग पावर कंट्रीज है उनके साथ में। तो इंडिया ने अपना जो सोवरेनिटी है उसके वायलेशन को देखते हुए बुडापेस्ट कन्वेंशन है उसको नहीं ज्वाइन किया गया था। बट साइबर फ्रॉड साइबर क्राइम के रिगार्डिंग में ये जो कन्वेंशन है जो आपको एग्जिस्टेंस के अंदर देखने के लिए मिलेगा प्रेजेंट समय के अंदर में। तो रैंसम क्रिप्टो वॉर्म है जिनका का यूज़ किया जाता है साइबर फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से समय समय के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि NIRF का जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसके पर्सपेक्टिव से है। NIRF का जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है आज के न्यूज़पेपर के अंदर भी मेंशन किया गया था, रिसेंटली इसको रिलीज किया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये मेथडोलॉजी है जिसको अडॉप्ट किया गया इंडिया के जो ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रैंकिंग फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव से। बट स्टूडेंट्स क्या हमारे ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है? जो हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनका भी रैंकिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। स्कूल एजुकेशन का क्या यहाँ पे रैंकिंग किया जाता है? क्योंकि स्कूल एजुकेशन भी आप देखिए कि हमारे एजुकेशन का ही एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो स्टूडेंट्स सभी इंस्टीट्यूशंस को नहीं रैंक किया जाता है, ओनली हायर एजुकेशन सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं का जो रैंकिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा NIRF के थ्रू में। तो आप देखिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये जो मेथडोलॉजी है NIRF रैंकिंग फ्रेमवर्क का जिसको कि 2016 के समय फर्स्ट टाइम कैरी आउट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा। उस समय मिनिस्ट्री ऑफ HRD हुआ करता था जिसको कि 2020 के समय में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप से चेंज किया गया। जब हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया तो उस समय में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो आपको रीनेमिंग देखने के लिए मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ HRD का। तो सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे जो मेथडोलॉजी के थ्रू जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि हमारे जो स्कूल हैं स्कूल के रिगार्डिंग में NGO प्रथम है, NGO प्रथम के द्वारा एसर का जो सर्वे है उसको कैरी किया जाता है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है। एक जो सर्वे है जिसको कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के नाम से जाना करते हैं, वो सर्वे आपको NCERT के थ्रू देखने के लिए मिलता है स्कूल एजुकेशन के अंदर में। तो आपको उन सर्वेज के बारे में भी पता होना चाहिए। और आप देखिए कि एसर का जो सर्वे है उसके अंदर आउटसाइड स्कूल के अंदर वो सर्वे है वो कंडक्ट होता है, और रूरल एरियाज़ के अंदर स्पेशली जो एसर का NGO प्रथम के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है वो आपको स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्या स्टूडेंट 2024 का जो रैंकिंग है उसके अंदर 10 कैटेगरीज के अंदर में हमारे जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पे रैंक किया गया। तो स्टूडेंट्स अर्लियर फेज के अंदर में जब सर्वे कंडक्ट हुआ था NIRF का तो 13 कैटेगरीज आपको देखने के लिए मिलता है। इस साल 2024 के सर्वे के अंदर 16 कैटेगरीज हैं वो कर दिया गया। अब 3 कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको कि यहाँ पे ऐड किया गया है? आप देखिए कि जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक कैटेगरी आपको देखने के लिए मिलेगा। ओपन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा स्किल का जो यूनिवर्सिटी है, स्किल इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा चलाया भी गया है डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करने के पर्सपेक्टिव से। तो एक तो ओपन कैटेगरी है। फिर आप देखिए कि स्किल के रिगार्डिंग में जो स्किल का यूनिवर्सिटीज़ है उनका भी रैंकिंग यहाँ पे किया गया है NIRF के 2024 के सर्वे के अंदर में। और स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट का जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी आपको सर्वे के अंदर में एक डिफरेंट कैटेगरी है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरी हैं उनको ऐड किया गया, 10 कैटेगरीज नहीं हैं, 16 कैटेगरीज हैं।
तो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया कि ये जो NIRF का रैंकिंग फ्रेमवर्क है जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसका जो लॉन्च है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जो प्रेजेंट समय में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस का जो रैंकिंग है वो किया जाएगा। आप देखिए कि इसके अंदर में आपको टीचिंग एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि टीचिंग तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है कि टीचिंग के थ्रू ही कैसा वहाँ पे एजुकेशन है उसको डिलीवर किया जाता है। लर्निंग एंड रिसोर्सेज को भी रखा गया है एक कैटेगरी के अंदर में, एक वहाँ पे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका लर्निंग किस तरीके का है, उनके रिसोर्सेज क्या हैं। तो लर्निंग एंड रिसोर्सेज है वो भी आपको एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स रिसर्च का एक्टिविटी कैसा है, लैब का वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। तो रिसर्च एंड आप देखिए कि जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है उसको भी पार्ट रखा गया। ग्रेजुएशन आउटकम है। इंक्लूसिविटी कैसा है कि उस इंस्टीट्यूशन के अंदर में क्या स्टूडेंट्स कास्ट रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हैं या नहीं हैं। तो आप देखिए कि इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है या नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग में भी बेसिकली इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग किया जाएगा, उनको कुछ मार्क्स है वो अलोकेट किए जाते हैं। इंक्लूसिविटी के अलावा आप देखिए कि आउटरीच प्रोग्राम है वो भी, और परसेप्शन कैसा है उस इंस्टीट्यूशन का पब्लिक डोमेन के अंदर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको NIRF रैंकिंग फ्रेमवर्क है जो देखने के लिए मिलता है। और ऑल 3 स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि यहाँ पे न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से है। अब हमने यहाँ पे न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को क्यों रखा है क्विज के अंदर में, हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा विजिट किया गया था रिसेंटली न्यूजीलैंड के लिए। तो आपको न्यूजीलैंड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से होना चाहिए। डिफरेंट आइलैंड्स है वहाँ पे, पर मेजर आइलैंड्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नॉर्दर्न आइलैंड एंड सदर्न आइलैंड है न्यूजीलैंड का, जहाँ पे कुछ सिटीज़ आपको याद होना चाहिए न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से। एक तो आप देखिए कि वेलिंगटन नाम का एक सिटी है वो सिचुएटेड है न्यूजीलैंड के, वहाँ पे वेलिंगटन है। क्राइस्ट चर्च नाम का जो सिटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे कुछ सिटीज़ हैं जो न्यूजीलैंड के वहाँ पे सिचुएटेड हैं। न्यूजीलैंड के जो पर्सन्स हैं उनको कीवीज़ के नाम से भी जाना करते हैं। काफ़ी बार स्पोर्ट्स के अंदर में कीवीज़ का जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है। तो आप देखिए कि नॉर्दर्न एंड सदर्न आइलैंड्स हैं जो न्यूजीलैंड के, उनको सेपरेट करने वाला जो स्ट्रेट है, जो स्ट्रेट है जो सेपरेट करता है वो कौन सा है। वैसे आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए कि जो स्टूडेंट जो स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट्स के द्वारा वाटर बॉडीज को कनेक्ट किया जाता है। कोई भी स्ट्रेट है उसके द्वारा 2 डिफरेंट जो वाटर बॉडीज है उनका कनेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है, वैसे तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर हम ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा हमारे मिडिल ईस्ट या वेस्टर्न एशिया के पर्सपेक्टिव से। बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के द्वारा जो पर्सियन गल्फ है उसको ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान के साथ में। जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके साथ में ये कनेक्ट करता है हमारे जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, ओमान का जो कंट्री है, ईरान के द्वारा। आप देखिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज के जो बोथ एरियाज हैं उसके अंदर में इसका जो एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मूज सिचुएटेड है, तो ईरान आप देखिए कि पर्सियन गल्फ के अंदर भी है और गल्फ ऑफ ओमान के अंदर भी उसका एरिया है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्च स्ट्रेट के बारे में है, जो हमारा ब्लैक सी है, ब्लैक सी को आप देखिए कि जो सी ऑफ अजो है, सपोज कीजिए ब्लैक सी है, यहाँ पे आप देखिए कि क्रीमिया का जो पेनिनसुला है वो सिचुएटेड है, यहाँ पे सी ऑफ अजो है। तो आप देखिए कि जो ब्लैक सी है और सी ऑफ अजो है उसको जो कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है, ये जो स्ट्रेट है ये कौन सा है, ये आपको कर्च स्ट्रेट है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेस स्ट्रेट के बारे में, तो आप देखिए कि जो बेस स्ट्रेट है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ऑस्ट्रेलिया जो कि न्यूजीलैंड से ही नॉर्दर्न साइड के अंदर सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया का जो तस्मानिया आइलैंड है, तस्मानिया आइलैंड को ऑस्ट्रेलिया की मेनलैंड से सेपरेट करता है ये जो बेस स्ट्रेट है। और कौन सी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है ये आपको रीड करना है अपने एटलास के अंदर में, ज़रूर से जाके रीड करना बेस स्ट्रेट के बारे में। तो राइट आंसर है वो है कुक स्ट्रेट के द्वारा न्यूजीलैंड के बोथ जो आइलैंड्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि कल का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है
उसके अंदर इस डांस के बारे में मेंशन किया गया था। गोतीपुआ नाम का जो डांस है जो कि आपको उड़ीसा के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि 16th सेंचुरी के समय में जो टेम्पल के जो फेस्टिवल हैं, रिलीजियस जो सेरेमनीज हैं, वहाँ पे इस डांस का जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी इसको यूज किया करते थे। और उस समय में आप देखिए कि जो बॉयज हैं, जो इनिशियल जो चिल्ड्रंस हैं, उनके द्वारा बेसिकली इसको परफॉर्म किया करते थे उस समय में। अभी प्रेजेंट समय में इस डांस के अंदर में काफ़ी कुछ चेंजेज आपको देखने के लिए मिलता है। तो गोतीपुआ जो डांस है उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है कि एक क्लासिकल डांस है, उसके अर्लियर फेज का जो रूप है वो बेसिकली गोतीपुआ है, जिसका सेलिब्रेशन आपको उड़ीसा के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि कौन सा क्लासिकल डांस है, उसके प्रीकर्सर के रूप से इसका जो सेलिब्रेशन किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो भारतनाट्यम का नहीं है। सट्रिया जो क्लासिकल डांस है वो कहाँ पे किया जाता है, आसाम के वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है आसाम के अंदर में, जिनके द्वारा आप देखिए कि जो सट्रिया जो डांस है उसको बेसिकली प्रमोट किया गया था, उन्हीं के द्वारा आपको जो अंकिया नाट है वो भी देखने के लिए मिलता है। अंकिया नाट का भी एक कॉन्सेप्ट है आसाम के अंदर में, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है आसाम के अंदर में। 15th सेंचुरी के समय उनका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम के बारे में, आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस किया जाता है। और आप देखिए कि ओडिसी जो डांस है वो आपको उसके प्रीकर्सर के रूप से गोटीपुआ जो डांस है वो देखने के लिए मिलता है। तो कल का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है उसके अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया था। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज क्विज। और आप देखिए कि जो सट्रिया डांस का जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया, तो ये आपको जो नाम है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो स्टूडेंट्स, उन पर्सनैलिटी का नाम है शंकरा देवा। शंकरा देवा उनका नाम है। 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी के समय उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है, स्पेशली 15th सेंचुरी के समय में। आप देखिए कि 15th सेंचुरी का जो समय है उस दौरान में आपको काफ़ी सारी जो रिफॉर्मिस्ट पर्सनैलिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। बाबा नानक का जो समय है वो भी उसी समय में है। आप देखिए कि बाबा नानक के अलावा हमारे जो और भी काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें गुरु जम्बेश्वर के बारे में, उनका भी प्रेजेंस उसी समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। सट्रिया डांस के जो ये फाउंडर हैं शंकरा देवा, जो आसाम के अंदर एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, उनका भी प्रेजेंस आपको उसी समय में देखने के लिए मिलता है। तो आपको इस तरीके से पर्सनैलिटीज़ का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा क्विज का डिस्कशन था। आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।